चलिए अब शुरू करते हैं CV2 मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन को हम यहाँ दो प्रकार से समझेंगे। द फर्स्ट इज पार्टिकल पर लगने वाले नेट फोर्स के द्वारा एंड द सेकेंड इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन के द्वारा। चलिए पहले समझते हैं कि पार्टिकल पर लगने वाले नेट फोर्स की हेल्प से हम एड्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर एक कंटेनर में एक लिक्विड लिया गया है जो एड्जॉर्बेंट है। अब यहां एड्जॉर्बेंट के दो ऐसे पार्टिकल्स को एज्यूम करते हैं जिनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। द फर्स्ट इज बल्क पार्टिकल एंड द सेकेंड इज सरफेस पार्टिकल। इन दोनों पार्टिकल्स का एनवायरनमेंट डिफरेंट है क्योंकि बल्क पार्टिकल के चारों तरफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं। ऑन दी अदर हैंड सरफेस पार्टिकल के चारों तरफ एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स नहीं हैं, केवल नीचे ही एड्जॉर्बेंट पार्टिकल है जबकि ऊपर एयर है। अब बात करते हैं दोनों पार्टिकल्स पर लगने वाले फोर्स की। हम जानते हैं कि बल्क पार्टिकल के चारों तरफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसीलिए बल्क पार्टिकल पर सभी डायरेक्शन से आइडेंटिकल फोर्स लगेगा और इसलिए बल्क पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होगा। ऑन दी अदर हैंड सरफेस पार्टिकल बल्क पार्टिकल की तरह चारों तरफ से सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से सराउंडेड नहीं है। सरफेस पार्टिकल के केवल नीचे की तरफ ही अदर एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए सरफेस पार्टिकल पर मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन नीचे की तरफ से लगेगा। इन अदर वर्ड्स सरफेस पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। हेंस वी कैन से कि बल्क पार्टिकल बैलेंस है बट सरफेस पार्टिकल बैलेंस नहीं है क्योंकि सरफेस पार्टिकल पर नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब अगर हम सरफेस पार्टिकल के नियर एक फॉरेन पार्टिकल एज्यूम करें तो सरफेस पार्टिकल खुद को बैलेंस करने के लिए इस फॉरेन पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन शो करेगा और जब यह अट्रैक्शन एक पर्टिकुलर लेवल तक स्ट्रांग हो जाएगा तब यह फॉरेन पार्टिकल सरफेस पार्टिकल पर एड्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ वी कैन से दैट अगर पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स इम्बैलेंस है तो वह पार्टिकल अदर फॉरेन पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्शन शो करता है और फॉरेन पार्टिकल को अपने सरफेस पर एड्जॉर्ब करता है। चलिए अब एड्जॉर्प्शन को थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एड्जॉर्प्शन को समझने के लिए हमें यहाँ पर 3 टर्म्स को समझना होगा। द फर्स्ट टर्म इज चेंज इन हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, जिसे हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेकेंड टर्म इज चेंज इन एंट्रोपी, जो डेल्टा S होती है। एंड द थर्ड टर्म इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम डेल्टा G से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए पहले हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन को समझते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल्स A एंड B के बीच में अट्रैक्शन है और ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तब हीट रिलीज होती है और इस प्रोसेस के लिए डेल्टा H ऑलवेज नेगेटिव होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स A एंड B सेपरेट होते हैं तो इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है और इस प्रोसेस के लिए डेल्टा H ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव? क्योंकि हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में अट्रैक्शन होता है और वो पास आते हैं। हेंस एड्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा H ऑलवेज नेगेटिव होता है। चलिए अब समझते हैं कि एड्जॉर्प्शन में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है या पॉजिटिव। यहाँ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट है। हम जानते हैं कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। दैट इज वाई यह एड्जॉर्बेट भी एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाएगा। वी कैन से कि एड्जॉर्ब होने की वजह से एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल की रैंडमनेस कम हो गई है। हम ये जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस डिक्रीज होती है तो उसके लिए डेल्टा S की वैल्यू नेगेटिव होती है। हेंस वी कैन से दैट एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए डेल्टा S ऑलवेज नेगेटिव होता है। चलिए अब समझते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी या डेल्टा G कैसे वर्क करती है। यहाँ आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है। अगर इस प्रोसेस के लिए डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव हो तब यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यानी अपने आप होता रहेगा। यहाँ वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा G इज पॉजिटिव फॉर दिस प्रोसेस तब यह प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी अपने आप नहीं हो पाएगा।
यहाँ आइस वाटर में और वाटर आइस में एक साथ कन्वर्ट हो रहे हैं। यह तभी पॉसिबल है जब इस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो, तब यह स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने समझा कि डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी कब कब नेगेटिव और कब कब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ आप इन सभी कंडीशंस को एक साथ देख सकते हैं। आई होप कि अब आप ये समझ चुके हैं कि चेंज इन हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होते हैं। चलिए अब समझते हैं कि डेल्टा एच, डेल्टा एस व डेल्टा जी में क्या रिलेशन है। डेल्टा एच, डेल्टा एस व डेल्टा जी के रिलेशन को गिब्स इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जानते हैं कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों ही नेगेटिव होते हैं। इफ डेल्टा एच व डेल्टा एस के नेगेटिव साइन गिब्स इक्वेशन में पुट कर दें तो नई इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन से दैट एडजॉर्प्शन के लिए हमारी इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से बदलकर डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस हो गई है। अब हम इस इक्वेशन को एडजॉर्प्शन पर अप्लाई करेंगे। इफ द टेम्परेचर इज सफिशिएंटली लो, तब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से कम होगी और इस केस में डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। हेंस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि एडजॉर्प्शन अपने आप लगातार होता रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो एक टेम्परेचर ऐसा होगा जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगी। इस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी और एडजॉर्प्शन प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर होता रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि प्रोसेस इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। तब एडजॉर्प्शन का रेट और डिजॉर्प्शन का रेट इक्वल होगा, यानी कि जितनी स्पीड से एडजॉर्प्शन होगा उतनी ही स्पीड से डिजॉर्प्शन भी होगा।